स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। ये आपका इकोनॉमिक्स का सेट 2 है। न्यू प्रोजेक्ट परख जो है, प्रोजेक्ट उड़ान या रेल प्रोजेक्ट जो बोल सकते हैं, ये आपका झारखंड बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका इकोनॉमिक्स का जिसका 4 या 6 फरवरी को एग्जाम है वो देख सकते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों वाले, अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद प्लेलिस्ट में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर है और प्रोजेक्ट परख का सेट 1 है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है? तो आपको पता होगा अर्थव्यवस्था में जो या अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया आता है उसमें से सब है, उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है। तो उपरोक्त सभी तीनों है आर्थिक क्रिया। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो आर्थिक लागत, लेकिन कहीं कहीं ये भी दिया रहता है सीमांत लागत। तो अगर ऑप्शन में आर्थिक लागत नहीं दिखे तो आप सीमांत लागत लगा सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? सरकार। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसका नियंत्रण और निवारण जो है सरकार करता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति करता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा चित्र में मांग की लोच है। ये मांग की लोच बताया गया है। देखिए यहाँ पे इकाई से अधिक होगा, यहाँ इकाई से कम, इधर 0 होगा, ये होगा इकाई के बराबर, मतलब इकाई लोचदार। इसको क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार, क्योंकि इधर दिया है मांग की मात्रा क्वांटिटी, इधर दिया है प्राइस, बीच में पार हुआ है रेखा, तो इसको बोलते हैं इकाई लोचदार। चित्र से देख के आप लोग याद करिए। ऐसे वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है कहलाता है, ये कहलाता है स्थापन वस्तु। इसको प्रतिस्थापन वस्तु भी बोलते हैं। समझ गए? तो आप लोग ऑप्शन देख के बना सकते हैं या फिर एग्जाम में परिभाषा भी लिखने आ सकता है। प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तु क्या है? तो ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है, या फिर समान गुण और समान कीमत की ये वस्तु होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी है, गुड़ और चीनी है, ये प्रतिस्थापन वस्तु है। जबकि पूरक वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसका प्रयोग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, जैसे गाड़ी और पेट्रोल है, कलम और स्याही है। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन में परिवर्तन किया जा सकता है वो है दीर्घकाल। देखिए कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसमें जैसे टोटल प्राइस या एवरेज प्राइस जो निकालते हैं, इसमें एवरेज फिक्स प्राइस और एवरेज वेरिएबल प्राइस, मतलब औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, दोनों के योग को औसत लागत बोलते हैं। तो जो कम समय अवधि है अल्पकाल, उसमें हम लोग सिर्फ परिवर्तनशील साधन में ही चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जबकि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें हम लोग परिवर्तनशील के साथ साथ स्थिर साधन में ही परिवर्तन कर सकते हैं, वही यहाँ पे दिया गया है। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन माने स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, उसको बोलते हैं दीर्घकाल। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? सक्रिय मतलब एक्टिव, तो श्रम एक्टिव है, क्योंकि श्रम जो है ये मानव के द्वारा किया जाता है, लेबर आता है इसमें, जबकि भूमि स्थिर है, पूंजी ये दोनों अस्थिर है, ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 100 रुपया है, उस वस्तु की 10 इकाई स्थिर लागत क्या होगी? तो भाग देंगे टोटल से, तो आएगा ये 10। 9 नंबर जो है आपको याद करना है, निम्न में से कौन सही है? तो एवरेज रेट बराबर मार्जिनल रेट ब्रैकेट E/E-1। पूर्ति निम्न में से किससे जुड़ी होती है? देखिए किसी वस्तु का पूर्ति माने सप्लाई, इसके लिए क्या जरूरी है? तो कीमत का होना जरूरी है और समय अवधि का होना जरूरी है। तो आंसर सी नंबर होगा, बोथ ए एंड बी। पूर्ति इसी से जुड़ा रहता है, मतलब जिस कीमत पे उपभोक्ता वस्तु की पूर्ति करने के लिए तैयार है और जिस समय अवधि पे तैयार है, तो वहीं पे पूर्ति सप्लाई ठीक ठाक होगा। समझ गए? नहीं तो पूर्ति नहीं होगा। अगर उपभोक्ता को उसके लागत के बराबर कम से कम कीमत प्राप्त ना हो तो वो पूर्ति नहीं करेगा। वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता, तो एक विक्रेता जो होता है वो एकाधिकार से होता है, मोनोपोली, जिसमें वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला अकेले विक्रेता होता है, जबकि खरीदने वाला बहुत अधिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एकाधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है बहुत अधिक विक्रेता होती है और बहुत अधिक उत्पादक भी होती है। वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता, यहाँ पे एकाधिकार भी गया है, इसमें थोड़ा डाउट है, देखते हैं। वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होगा वो एकाधिकार होगा। यहाँ प्रतियोगिता दे दिया इसलिए कंपटीशन यहाँ पे नहीं चलता है। आगे चलिए, किस बाजार में मांग फर्म का मांग एक पूर्ण लोचदार मांग होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लोचदार मांग होता है फर्म। समझ गए? किस बाजार में फर्म का मांग वक्र
पूर्ण लोचदार होगा, ये होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। तो 12 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है। एकाधिकार मतलब वस्तु को बनाने वाला सिर्फ एक या उत्पादन करने वाला सिर्फ। चलिए 13 नंबर, एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है। एकाधिकार जैसे आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या फिर गूगल कंपनी है, वो पूरा दुनिया को कंट्रोल किया है, तो कीमत भी नियंत्रित कर सकता है और उत्पादन मात्रा को भी, तो दोनों होगा। तो सी नंबर जब दे ही दिया है तो दोनों होगा, कीमत और उत्पादन दोनों, केवल उत्पादन मात्रा केवल कीमत मात्रा, या तो ए या बी, दोनों कर सकता है, ये दोनों होगा, कीमत और उत्पादन दोनों, या नहीं होगा, ये गलत है। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है वो अल्पकालीन बाजार में। बाजार मूल्य मतलब जो रोज चेंज होते रहता है उसको बोलते हैं बाजार मूल्य, वो अल्पकालीन बाजार में ही संभव है। चलिए अब आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर, समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार का अवसर का अध्ययन किया जाता है, समझ गए, क्योंकि ये सबके बारे में सोचता है, ठीक है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाता है पूंजी निर्माण, क्योंकि वहां पे बेच नहीं रहे हैं जो पूंजी लाभ होगा, और ना ही पूंजी घट रहा है जो पूंजी ह्रास होगा, इनमें से कोई नहीं होगा तो क्या होगा, पूंजी निर्माण। जैसे कोई 1 करोड़ पूंजी लगाया है, एक करोड़ कोई पूंजी लगाया है, फिर उसके स्थान पे 10 लाख और बढ़ा देगा तो वो स्टॉक हुआ उसका। राष्ट्र आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ को अगर राष्ट्र आय में शामिल होना है तो अंतिम वस्तु, और अंतिम वस्तु आपको पता होगा, उपभोक्ता जो वस्तु का प्रयोग अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। एनएनपी क्या है? तो जीएनपी में घिसावट डालेंगे तो एनएनपी प्राप्त होगा। राष्ट्र आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य का एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी गणना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इससे बचने के लिए, अंतिम वस्तु को ही राष्ट्र आय में शामिल करते हैं। किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? हार्टस विदर्स, याद रखना विदर्स भी दे सकता है। तो ये एक परिभाषा दिया था मुद्रा के बारे में कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। लेकिन अगर आप लोग से परिभाषा पूछे मुद्रा का तो क्या लिखिएगा? मुद्रा विनिमय के माध्यम है, या मुद्रा एक अर्थव्यवस्था है जिसके चारों ओर, मुद्रा एक धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, खरीद बिक्री कर सकते हैं, मूल्य का मापक, कोई भी चीज़ का कीमत निर्धारित कर सकते हैं, मूल्य का संचय, उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो इनमें से सभी व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं हैं। जैसे आरबीआई भारत का केंद्र बैंक है, इसको छोड़ के जितना भी बैंक है, चाहे एसबीआई हो या एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, कोटक, कोई भी बैंक है, सबको व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक बोला जाता है। तो ये चालू खाते में जमा स्वीकार करता है, बचत खाते में जमा स्वीकार करता है, सावधि जमा स्वीकार करता है। तो उपयुक्त सभी होगा, मतलब इनमें से सभी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत का वित्त मंत्रालय। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 रुपये का नोट जो है इसको बनाने में लगभग 1.7 से 1.8, 1.5-2 रुपया खर्चा हो जाता है। अब आप बोलिएगा तो घाटा लग रहा है, तो घाटा लग रहा है तो क्या हुआ? 500 रुपया का नोट छापने में 17 रुपया लग रहा है। और आप लोग अभी देखते होंगे नोट का क्वालिटी बहुत ही घटिया हो रहा है। तो भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत का वित्त मंत्रालय। बाकी जितना भी नोट है और सिक्का है उसको छापने और ढलाई करने का काम आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ये सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करता है। तो इनमें से सभी होगा, 1 रुपये के नोट को छोड़ के। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1969 में। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, हमको भी याद नहीं है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। कीमत का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो कीमत का रोजगार सिद्धांत प्रभावशाली मांग, पूर्ति या उत्पादन क्षमता। तो ये उत्पादन क्षमता होगा, ये प्रभावशाली मांग होगा। कीमत किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है? प्रभावशाली मांग। निवेश गुणक क्या होगा? यदि एमपीसी का मान 0.5 है तो 1/MPS होगा, तो ये उड़ेगा, तो 10/5 मतलब 2। निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय मतलब सरकार जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यय करती है। एक होता है राजस्व व्यय, जैसे वृद्धा पेंशन दिया, स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। एक होता है पूंजीगत व्यय, ब्याज का भुगतान कर दिया, मकान का क्रय किया, या मशीनरी व्यय। तो उपयुक्त सभी होगा। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। किस रेट पे मांग हो रहा है और पूर्ति हो रहा है। निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के पूंजी खाते का घटक नहीं है? नहीं बोला गया है इसमें। तो पूंजी खाते का घटक कौन नहीं है? एक पक्षी अंतरण। चलिए अब सेट 3 देखिए, समझ गए आप लोग। सेट 1 भी पहले करा दिए थे, आप लोग उसको देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन का सेट है, 150 क्वेश्चन, और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पढ़ के ही आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा। अच्छा समझ गए।
ठीक है, चलिए अब इसका सेट 3 बताते हैं, समझ गए। सेट 3